हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो। यहाँ पर हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट के बारे में बहुत दिन से बातचीत हो रही थी और आखिरकार आज बजट पेश हो ही गया। लेकिन इसमें आपके फायदे के, नुकसान के क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं और क्या खासतौर से पर्सनल फाइनेंस के तौर पर आपको फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में हम खासतौर से बातचीत करेंगे। बलवंत जैन हमारे साथ हैं, खासतौर से पर्सनल फाइनेंस और टैक्स के एक्सपर्ट हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो अगर हम पहले तो एक ओवरऑल देखें, क्योंकि बजट से उम्मीदें अक्सर काफी बन जाती हैं, चाहे सरकार ने कह दिया हो कि अब ये हमारा नॉन इवेंट एक ट्रीट होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें विजन भी दिखता है, पॉलिसीज भी दिखती हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, ये बजट कैसा रहा इस बार? मेरे हिसाब से सबको दिया है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए किया है, जो अपना जो पेमेंट का डिजिटाइजेशन है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वो किया है, शहर के लिए किया है, और जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लिए जैसे किए, जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन वगैरह है वो बढ़ा दिया है। थोड़ा आप कहेंगे कि उम्मीदों से परे है? हाँ, जैसे टैक्स रेट का जो उसमें जो रेशनलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है वो बराबर थी। जैसे अभी आप शुरू का जो स्लैब है वो 5% का है, 2.5 लाख से 5 लाख, और उसके बाद सीधा स्टीप 20% का आ जाता है। तो वो लोगों की उम्मीद थी, परंतु बाकी फील्ड में क्या है कि जो इंटरिम बजट आ गया उसमें ही बहुत सारे बेनिफिट तो जो वर्जन 1 गवर्नमेंट ने दे दिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी बेनिफिट देने की। पर रेट के फ्रंट पे ये लोग रैशनलाइज कर सकते थे, मतलब थोड़ा स्लैब बढ़ा के कर सकते। और जैसे अगर कंपनी पे आप 25% का मैक्सिमम टैक्स लगाते हैं तो इंडिविजुअल पे ज़्यादा टैक्स क्यों लगना चाहिए? तो जो मैक्सिमम रेट है वो इंडिविजुअल के लिए भी मेरे हिसाब से 25% कर देनी चाहिए थी। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब कंपनीज के ऊपर जैसा आज सरकार ने कहा भी कि 99% के आसपास जो कंपनीज हैं उन पर 25% का टैक्स लगेगा, तो एक जो इंडिविजुअल है, जो एक आम आदमी है, एक करदाता है, उसके ऊपर 30% का टैक्स है। ये अभी शायद सरकार को हो सकता है कि अगले बजट में सोचना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि बीच में कहीं कुछ आवाज उठनी शुरू हो तो अंत तक जाते जाते उस पर कुछ फैसला हो जाए। जो सुपर रिच हैं, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, उन पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो इससे क्या डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी? एक तो इकोनॉमी पर असर है, दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो पैसा निवेश करने के लिए उनके पास उपलब्ध होगा वो भी कम हो जाएगा। वो देखिए, ऐसा है कि किसके हाथ में पैसे की कीमत ज्यादा है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जी, उनके हाथ में उस पैसे की इतनी कीमत नहीं है कि अल्टीमेटली वो इन्वेस्ट ही होने वाला है कहीं ना कहीं, मतलब उनकी वेल्थ बढ़ेगी उससे। परंतु गवर्नमेंट वो पैसा, जैसे सरचार्ज के रूप में सरचार्ज बढ़ाया है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आएगा और जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर खर्च होगा। तो अल्टीमेटली ये जैसे वेल्थ ट्रांसफर का काम करेगा। और जैसे लॉजिकल है कि जैसे इनकम टैक्स है वो आपकी जो कैपेसिटी है पेमेंट करने की, उसके हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो जैसे अगर किसी की 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर तो बिल्कुल टैक्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जायज है। और जैसे एस्टेट ड्यूटी आने की लोग, मतलब मीडिया में रिपोर्ट थी कि एस्टेट ड्यूटी आ जाएगी, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स किस पे? जो वेल्थ छोड़ के जाते हैं, जो वेल्दी लोग हैं। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं आया है, परंतु उसकी जगह ये जो सुपर रिच है उनके ऊपर ये सरचार्ज आ गया है। लेकिन 7% कुछ ज्यादा स्टीप लगता है आपको? ज्यादा स्ट्रिप वाली बात तो ऐसा है कि कैपेसिटी है पेमेंट करने की उनकी, और उस पैसे की जरूरत जो गरीब लोग ज्यादा है थ्रू गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से मेरा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। पर बहुत ज्यादा रेट अगर हो जाती है, ये भी जैसे जो पिक रेट है वो कुछ 47% के आसपास है। एक फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी आए नहीं आए, पर एक बार को 2% आपका कट गया है। इससे तो अच्छा है आप दूसरा बैंक अकाउंट खोल दो, और या भले ही आप एक मेन बैंक अकाउंट रखो, आपको कैश निकालनी है तो एक दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें आप पैसा ट्रांसफर कर दो, वहां से कैश निकाल दो। तो और अगर ये लिमिट एग्रीगेट भी है तो एक बैंकर को मालूम नहीं होगा कि दूसरी बैंक में कितना पैसा कैश निकला है। तो यह जो प्रोविजन है मेरे हिसाब से इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। तो इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर क्या होता है, इंटेंशन और रिजल्ट में फर्क आ जाता है कई बार।
तो फिर सरकार को यही सुनना पड़ेगा कि इनकी इंटेंशन तो अच्छी थी लेकिन इन्होंने शायद तरीका सही नहीं चुना। बराबर। अब आते हैं कुछ आम आदमी की तरफ। कुछ एक डिडक्शंस दिए हैं, खासतौर से सरकार ने कहा है कि अगर आपका जो घर है सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें 1.5 लाख की एडिशनल डिडक्शन है, तो इसमें क्या कंडीशन साथ में अटैच्ड है? ये देखिए, ये एक नया अवतार है। पहले सेक्शन 80EE हुआ करता था जिसमें 50,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता था। वो असेस में अब जो 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, 2016 से 17 के बीच में उपलब्ध था। अभी ये बढ़ा दिया है, उसमें ये आपको जो करंट ईयर है, जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 2020 तक आप लोन सैंक्शन करवाते हैं और आप घर खरीदते हैं रेसिडेंशियल हाउस, और आपके पास जिस दिन लोन सैंक्शन होता है उस दिन अपना कोई घर नहीं है, तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और ये नवीन जी 1.5 लाख का जो डिडक्शन है, दिस इज इन एडिशन टू व्हाट यू आर एंटाइटल फॉर अंडर सेक्शन 24B में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। और ये जो प्रोविजन जो आया है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ही है। मतलब कोई आदमी अगर किराए में रहता है और घर खरीदता है तो भी उसको ये 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, परंतु उसमें जो डिफिनीशन दी है कि आपका ये जो लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डिफिनीशन वो बोल रहे आप सेक्शन 80EE है पुराना, उसमें रेफर करो, तो उसमें सिर्फ बैंक ही आती है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपने कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अगर होम लोन लिया है घर खरीदने के लिए, तो यह जो 1.5 लाख का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो 24B का जो 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, वो जब आपका घर आपके हाथ में आ जाता है, मतलब आप रहने लग जाते हैं तभी है। पर यह जो 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आप क्लेम कर पाएंगे। ये मेरी रीडिंग है प्रोविजन की। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि फाइन प्रिंट पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन इसमें एक और जो कंडीशन है वो शायद ये है कि 45 लाख रुपए तक का आपका घर हो, उसकी कीमत हो, तभी आपको ये मिलेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना है। अब जैसे गवर्नमेंट का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जी, तो उसी डायरेक्शन में ये कदम है कि भाई जहां तक हो सके लोगों के लिए घर अफोर्डेबल बनाया जाए। तो अफोर्डेबल अभी गवर्नमेंट प्राइस तो कम कर नहीं सकती, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। तो मतलब बड़े जो लग्जरी हाउस है उन लोगों को इंसेंटिव देने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन के हिसाब से 45 लाख रुपया है। एक बात कहूंगा नवीन जी, जैसे अपन बंबई में बैठे हैं तो अपने को लगता है अरे 45 लाख रुपए में कहाँ घर आता है, पर बंबई छोड़ के आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो आपको 45 लाख में डिसेंट मकान मिल जाता है। पुणे जैसी जगह में भी आप डिसेंट घर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पहले वाला जो 2% वाला जो प्रोविजन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, पर ये वाला जो प्रोविजन है अफोर्डेबल हाउसिंग का 45 लाख की लिमिट वाला, वो पक्का बेनिफिट करेगा। और इससे क्या होगा कि जो डेवलपर है वो लोग भी जो लग्जरियस फ्लैट वगैरह बनाते हैं उनका रुख भी अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ होगा, क्योंकि डिमांड उधर ही बढ़ने वाली है। लेकिन उसमें वो अल्टीमेटली करने तो ये वाले हैं कि एरिया छोटा कर देंगे और इसलिए प्राइस कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर्टी का दाम घटा देंगे, वो छोटे घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो जैसे अभी जैसे बंबई में बीच में ट्रेंड हो गया था कि आपको 2 रूम हॉल किचन के नीचे कोई फ्लैट ही नहीं, बिल्डर ने 1 रूम किचन हॉल बनाना बंद कर दिया था। तो वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगी। अभी जैसे अगर आपका 2 करोड़ में फ्लैट मिलता है 2 रूम किचन का, तो बंबई की बात छोड़िए, दूसरी जगह में आपको 1 रूम किचन के फ्लैट आपको 45 लाख से नीचे में मिल जाएंगे। तो बिल्डर की अभी प्रायोरिटी रहेगी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी है उसमें अपने फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए जाए, रादर देन टू मीट द लग्जरी डिमांड। एक और डिडक्शन सरकार ने इस बार नई दी है, वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो वहां पर भी 1.5 लाख की एक उन्होंने वहां नई छूट की बात की है। नवीन जी ऐसा है, यह तो क्या है, बहुत दूर की बात है। मतलब आप टैक्स बेनिफिट दे दो भले ही, पर से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसका कुछ असर देखते हैं डिमांड पर गोल्ड, या फिर लोग लेते ही रहेंगे? अब देखिए ऐसा है कि अपना एक तो क्या है, गोल्ड है ना वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का जरिया है। अपने जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है, वो उनके पास में ये इतने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे तो वो गोल्ड खरीदते ही खरीदते थे।
और दूसरा कारण और है कि नवीन जी, अपने यहाँ पे कोई भी मौका हो, किसी का बर्थडे हो या किसी का शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो सोना गिफ्ट करने की रिवाज है। जैसे अब लड़की की शादी होगी तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता से जो लड़की को है सोना देता है। लड़की की शादी हो तो बहू के लिए सोना देता है। तो ये सोने की डिमांड का इस कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे हिसाब से। और पेट्रोल महंगा कर दिया गया, 1 रुपया सेस लगा दिया गया। अब ऐसा है कि जो लोग गाड़ी से जाते हैं ना, वो यह देख के गाड़ी नहीं चलाते कि भाई पेट्रोल का क्या रेट है। मतलब उनको सरकार की आमदनी काफी बढ़ जाएगी। सरकार की आमदनी बढ़ेगी और सरकार को तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना ही है। इतनी सारी वेलफेयर स्कीम अगर इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाएगी। जैसे वो सरचार्ज बढ़ा दिया, क्योंकि बाकी लोगों पे इनकम टैक्स की रेट तो बढ़ा नहीं सकती, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पेट्रोल भी कौन अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मली जिनकी खुद की गाड़ियां हैं। और पब्लिक कन्वेंस में जैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये जस्टिफाइड है। पेट्रोल पे भी जो बढ़ाया है। ये जो कंपनियों की बात हम कर रहे थे कि 25% का टैक्स कर दिया है 400 करोड़ तक की इनकम से, ये एक अच्छा कदम लगता है आपको? इससे जो कंपनीज की आय है वो क्या ट्रांसलेट होगी, किसी तरह से इकोनॉमी में आएगी? देखिए, ये तो ऐसा है कि लॉजिकली तो क्योंकि पिछले साल तक 99% कंपनियां कवर हो गई थी और 250 करोड़ की लिमिट थी, और ये दिस कवर्ड 99% ऑफ द कंपनी, मतलब 7000 कंपनियां उसके बाहर थी। तो अभी उन्होंने 250 करोड़ की जगह 400 करोड़ कर दिया है। मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा सबको ही 25% की स्लैब में दे देना चाहिए था। ये जो टैक्स बचेगा, वो टैक्स अल्टीमेटली एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स को, और वो पैसा कंपनी रिटेन करती है तो कंपनी के पास पड़ा रहता है। वापस कोई प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट वगैरह में जाता है, अगर शेयर होल्डर के हाथ में आता है तो वो पैसा स्पेंड होता है, स्पेंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर पैसा स्पेंड होगा तो जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पेटस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। और आम आदमी के लिहाज से एक और जो स्कीम है एनपीएस की, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो क्या है और उससे कितना फायदा होगा? देखिए, एनपीएस में आम आदमी के लिए कोई चेंज नहीं किया है, परंतु कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि जो एनपीएस के 2 अकाउंट होते हैं, एक टीयर 1 अकाउंट होता है, एक टीयर 2 अकाउंट होता है। तो टीयर 2 अकाउंट में आज तक आप जो भी कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर टीयर 2 में भी पैसा डालेंगे तो उस पर 3 साल का लॉक इन होगा, तो वो उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यह बेनिफिट सब एनपीएस सब्सक्राइबर को देना चाहिए था। गवर्नमेंट ने ये पार्शियलिटी की है, और ये जो प्रोविजन है, यह प्रोविजन बहुत बढ़िया प्रोविजन है, क्योंकि इतनी कम समय का, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन का, टेन्योर का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। एक प्रोडक्ट ईएलएसएस जरूर है, पर वो इक्विटी का प्रोडक्ट है, और इक्विटी प्रोडक्ट में 3 साल के लिए पैसा डालना जस्टिफाइड नहीं है। ये जो टीयर 2 में आप डेट प्रोडक्ट में भी पैसा डाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यह बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। दूसरा जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको ही इनकॉर्पोरेट किया है इनमें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 14% तक एलिजिबल होगा ETCCD 2 के लिए, और बाकी जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका अभी भी 10% ही है। मुझे उम्मीद थी कि यह एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट है 14% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो बाकी सब्सक्राइबर को भी वो बेनिफिट देना चाहिए था। कुछ एग्जम्पशन लिमिट में भी बदलाव किया गया है कि 40% से 60% की गई है, ऐसा मैं कहीं सुन रहा था। नहीं, यहाँ मेरा तो जो रीडिंग है फाइनेंस बिल का, उसमें तो वो रेशनलाइजेशन है, पर ये कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इसका। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने डिस्कशन को समराइज करें तो आप क्या कहेंगे कि इस बजट की हाइलाइट्स क्या हैं? समराइज करने में तो अभी देखिए ऐसा है कि जो बेनिफिशियल प्रोविजन है, मैं तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि जो बेनिफिशियल प्रोविजन है वो तो पहले ही मतलब जो इंटरिम बजट आ गया उसमें बहुत सारा दे दिया आपको, तो अभी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। परंतु गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत मास्टर स्ट्रोक मारा है जी, कि अभी तक क्या है कि आपको इनकम टैक्स
का जो पैन नंबर है वो कोड करना पड़ता था। तो एक कैटेगरी थी जिनके पास इनकम टैक्स का पैन नंबर है, और दूसरी कैटेगरी है जिनके पास आधार नंबर है और पैन नंबर नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है कि जो पैन नंबर और आधार नंबर है वो इंटरचेंजेबल हो जाएगा। तो कई लोग क्या है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन किया जिसमें पैन का जरूरत होता था तो वो फॉर्म नंबर 60 भर के दे देते थे, तो उससे ये ट्रैक नहीं होता था। अभी इधर आप पैन दो या आधार दो, कोई ये व्यक्ति है तो कह नहीं सकता कि मेरे पास आधार नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट के पास जो डेटा बेस है वो बढ़ जाएगा। मतलब अभी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे जिसपे आपको पैन देना है, तो आपको पैन नहीं तो आधार है, तो गवर्नमेंट के पास में जो मॉनिटर करने के लिए जो डेटा है वो बढ़ जाएगा, और इससे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगी। जैसे जो एग्रीकल्चर, प्योर एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं हमारे पास तो पैन है ही नहीं, तो वो उनको भी आधार नंबर देना पड़ेगा। और आधार और पैन लिंक हो गया है तो गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन ट्रैक हो ही जाएगा, सब ट्रैक हो जाएगा, सब ट्रैक हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। चलिए खैर, अब उम्मीद फिर से लग जाएगी अगले बजट पर, जो कि ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये बीच में एक बजट आया है। तो सरकार शायद जब अगला बजट पेश करेगी, लेकिन शायद एक ये भी हो सकता है कि आखिर के जो 2 साल होंगे उनमें ज्यादा कुछ स्कीम्स आएंगी, और अब क्योंकि जो शुरू के 2-3 साल हैं उनमें रिफॉर्म्स या सुधार की तरफ सरकार ज्यादा सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों को इस बजट के बारे में ये डिटेल में समझाने